और बढ़िया प्रश्न आपके लिए हमेशा उपयोगी होता है, परीक्षा में आता है। तो आप ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ पर सर्ट्स इंडिसेस अर्थात घातांक करड़ी के ब्याह पर पहला प्रश्न नजर आया है बोर्ड पर। x की पावर -4/5 है बराबर 81 है। हमसे x का मान पूछा है। कुछ बातें यहीं पर समझ लीजिए आप लोग। अगर कभी भी किसी भी बेस पर नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल किया जाता है। तो हमारी पहले जिम्मेदारी ये है कि भैया इस पावर को जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, याद रखिए, तुरंत x को 1/x लिखेंगे और यह पावर ऑटोमेटिकली 4/5 हो जाएगी। कुछ बातें हम समझ रहे हैं इसके बारे में। 3 की पावर 4 होता है क्योंकि 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। अब x निकालना अगर है तो हम लोग यहाँ पर बेस बराबर करेंगे। बेस बराबर करने के लिए जैसे यहाँ 4 है, हम चाहते हैं कि पूरा ऐसा मान हम सेट करें 1/x की पावर 1/5 सेटल करें और इसके ऊपर कंप्लीटली 4 लगाएं। और यहाँ पर 3 की पावर 4 ऑलरेडी है। अब आप देख रहे हैं कि बेस नहीं बराबर हो पाया, पावर लेकिन बराबर हो गए। रूल ये भी नोट कर लीजिएगा, अगर x की पावर n बराबर y की पावर n है, मतलब बीच में बराबर लगा है, दो अलग अलग आधारों पर समान घातें लगी हुई हैं, तो निश्चित तौर पर वह जो आधार होते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं, अर्थात x बराबर y होगा। ये रिवर्स भी होता है। अगर आपको आधार बराबर दिख रहे हैं तो घातें बराबर होती हैं, घातें बराबर दिख रही हैं तो आधार बराबर होती है। यहाँ पर आपको घातें बराबर दिखी हैं तो भैया आपको आधार बराबर करना पड़ेगा। आधार बराबर करिए, 1/x की पावर 1/5 बराबर आपके सामने 3 हो गया। हमने यहाँ पर आधार को बराबर कर लिया। अब कुछ बातें और सुन लीजिए, कुछ बातें और सुन लीजिए। अगर कभी जैसे ऐसे लिखा है, ध्यान से देखते जाइएगा, अगर कभी लिखा है x की पावर n बराबर a, तो इसका मतलब x बराबर a की पावर 1/n होगा। ये ध्यान से देखिएगा, इस कंडीशन में a निकल कर आएगा। उसी प्रकार से अगर लिखा x की पावर 1/n बराबर a, तो x बराबर a की पावर n हो जाएगा। वही सेम टू सेम यहाँ पर प्रक्रिया दिख रही है। 1/x की पावर 1/5 है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/x बराबर 3 की पावर 5, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब 1/x का मान आपको 3 की पावर 5 243 दिखेगा, बट हमको भैया x का मान चाहिए। 1/x का तो मान पता चल गया है, उल्टा करेंगे तो x होगा, ये भी उल्टा बराबर 1/243 हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन 1/243 है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ये 3-4 कंडीशंस आपने सीख ली है, प्रोसेस सीख ली है। मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। मैंने सबसे पहले इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, फिर हमने पावर्स बराबर किए। हम ऐसा बेस सेटल किए कि पावर ऑटोमेटिकली बराबर हो गई, तो आधारें भी बराबर हो गई और आधार बराबर हुई। योन 1/x की पावर 1/5 बराबर 3 था, तो ये भिन्नात्मक पावर उधर मेन पावर बन जाती है। तो 1/x बराबर 3 की पावर 5 अर्थात 243 हुआ। हमको भैया x निकालना था, तो x निकालने के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा, तो इसका भी उल्टा कर दे, क्योंकि यह बटा 1 है तो 1 हो जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पर बी ऑप्शन है, जो कि 1/243 है। पहला प्रश्न आज के सेशन का डन है। आशा करता हूँ सभी को, आप सभी को यह प्रश्न कन्फर्म समझ में आया होगा। मैं दूसरे प्रश्न पर बढ़ रहा हूँ। दूसरा प्रश्न बोर्ड पर आ चुका है। जितने लोग कर पाए बिल्कुल करके बताएं। हमारे सामने स्थिति यह है कि इसी बेस पावर के टर्म में एक और समीकरण एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, जो कि 2 की पावर 194 है, 7 की पावर 631 है। हमसे पूछा कि अगर इस कैलकुलेशन को आप करते हैं तो आपका यूनिट प्लेस अर्थात इकाई का मान क्या हो जाएगा। थोड़ा सा इकाई को लेकर के बेस पावर की स्थिति समझ लो। जब भी कभी कोई प्रश्न बेस और पावर के रूप में हो, मतलब आधार और घात के रूप में हो, तो दो कंडीशन, एक कंडीशन मैं आपको बताता हूं। कभी बेस का इकाई अर्थात यूनिट, मतलब जो संख्या यहां पर लिखी रहेगी उसका यूनिट चेक करिएगा। अगर यूनिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो चाहे जो पावर होगा सेम, नो चेंज, मतलब वही का वही आपका क्या हो जाएगा, इकाई का मान हो जाएगा। चाहे जितनी बड़ी घात लगी रहेगी, अगर बेस में 0, 1, 5, 6 दिखेगा तो फॉर एनी पावर द सेम यूनिट डिजिट विल ऑब्टेन, हमेशा वही यूनिट डिजिट आपको प्राप्त होगी। नो चेंज हियर, कोई परिवर्तन नहीं। फिर देखिए, अगर यूनिट डिजिट 4 है और 9 है, उस समय हम घात देखते हैं। घात अगर सम रहेगा तो 4 6 बन जाता है, 9 1 बन जाता है। घात अगर विषम रहेगा तो 4 1 4 ही रहेगा और 9 आपका 9 ही रहेगा। मतलब घात के सम विषम को चेक किया जाएगा उस स्थिति में जब हमारे पास अंत में यूनिट प्लेस आपका 4 या 9 हो। तो घात अगर सम है तो सम के लिए 4 6 बन जाता है और 9 1 बन जाता है, और विषम के लिए 4 एज इट इज बना रह जाता है और 9 भी एज इट इज बना रह जाता है।
अब बात आई कि हमारे पास ना तो यहां पर जो हमने यहां पर 4 लिए और यहां पर 2 लिए, इनमें से कोई नहीं है, अर्थात इसकी यूनिट अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो हमारे पास जो भी पावर लगा रहेगा उस पावर को हम 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करके रिमाइंडर निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं। शेषफल निकालने के लिए भी आपको पूरे से भाग देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 4 की भाज्यता अंतिम दो अंकों को डिवाइड करके पता चल जाती है। अंतिम 2 अंक मतलब जो हमारे पास घाते हों उसके अंतिम 2 अंक आप डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर जो आया उसको बेस के एंड में लगा दो, बेस के ऊपर लगा दो, बेस का जो यूनिट मान हो उस पर लगा दो, वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अब आप इस प्रश्न में कई चीजें सीख लिए हैं, पूरा मैंने लगभग एक्सप्लेन कर दिया। ये आपका प्रश्न है, अंत में 2 है, 7 है, मतलब उसी रूल को फॉलो कर रहा है। आप इसको 4 से भाग करिए और इसको भी 4 से भाग करिए। मैंने जैसे कहा कि आपको पूरे को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल 94 को दीजिए। 94 को दीजिए, बताइए 23 चौके 92 होता है, मतलब रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 2 आएगा। अब इस 2 को 2 की पावर लगा दें तो 2 की पावर 2 हो गया। यहां भी 4 से भाग दिया तो इसको भाग दीजिएगा, 4 7 28, मतलब रिमाइंडर 3 आएगा। और हम तुरंत 7 की पावर 3 लगा देंगे। 2 की पावर 2 4 होता है, 7 की पावर 3 343, मतलब 3 होता है। 4 3 जोड़ दीजिए, अंत हमारा 7 से होगा, राइट सोल्यूशन 7 होगा। पहला ऑप्शन कितने लोगों ने बताया था, एक बार हाथ उठा दें। बहुत बढ़िया, लगातार हमें 7 उत्तर दिखे थे। पूरी व्याख्या आपने सीख ली है। यूनिट डिजिट में बेस पावर का अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन रहा होगा तो यहाँ से वो स्पष्ट हो जाएगा, अगर आप एक बार अच्छे से सीख लेते इसको। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। आप इसको अच्छे से देख लेना है, पूरा स्क्रीनशॉट भी चला जाएगा, ये वीडियो ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और ये पूरी व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बोर्ड पर आ चुका है। देखिए ध्यान से, एक अच्छा प्रश्न आपके सामने आ रहे लगातार। हम यहाँ पर 2 बातें सीखेंगे। एक तो रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण में भी बहुत ध्यान से अगर देखना है हमें, एक बात हमको समझ में आएगी। जैसे समीकरण पूरा का पूरा दिया है, यहां पर मैं 2 चीजें आपको बहुत प्रॉपर सिखाऊंगा। एक तो परिमेयीकरण, दूसरा प्लस माइनस का सही उपयोग। अब आप जितने भी टर्म आपको दिए, जैसे देखिए 1/√9, मैं 1 कर दूंगा तो अब बाकी आपको समझ में आ जाएगा। √9 माइनस √8, पहला टर्म देखिए क्या है, 1/√9 माइनस √8 है। अब अगर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हाँ यहां पर हम लोग क्या करेंगे बताइए। यहां पर अगर हम परिमेयीकरण करना चाहते हैं, अर्थात इसका हम रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, तो परिमेयीकरण देखिए होगा कैसे, मैं आपको समझाता हूं। परिमेयीकरण के लिए जो हमारे पास नीचे का टर्म होता है, जो रूट में होता है, उसका कॉन्जुगेट किया जाता है। मतलब कॉन्जुगेट करने का सेंस होता है कि जो माइनस साइन है उसको प्लस बनाकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आप देखो √9 + 8 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास √9 - 8 था, और √9 - 8 के साथ गुणा होगा √9 + 8 का। देख रहे हैं ना आप लोग, मतलब √9 + 8 का ऊपर नीचे गुणा किया। अच्छा, ऊपर तो चलो ये बन गया √9 + 8, लेकिन नीचे आप देखो a - b और a + b का रूप बनकर आया। जब भी a - b a + b होगा तो आप समझ लो कि a वर्ग - b वर्ग हो जाता है, मतलब 9 - 8 हो जाएगा। क्यों? आप जानते हैं a² - b² बराबर a - b और a + b होता है। उस क्रम में हमने a - b a + b को a वर्ग - b वर्ग किया, तो √9 का वर्ग करेंगे 9 होगा, √8 का वर्ग करेंगे 8 होगा। हमेशा जब कंटिन्यूड टर्म होते हैं तो उनका कॉन्जुगेट से जब आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो मान सीधा सीधा 1 हो जाता है। मतलब नीचे सबके 1 आना है, ऊपर में परिवर्तन होना है, सब जाके प्लस होंगे। जैसे यहां पर √9 + 8 हो जाएगा ऊपर, ऐसे रखते जाइए, माइनस यहां पर √8 + √7 हो जाएगा, प्लस √7 + √6 हो जाएगा, माइनस √6 + √5 हो जाएगा। ब्रैकेट ऐसे रखते जाइएगा, जहां माइनस है वहां तो बिल्कुल जरूरी होता है। इसमें लास्ट देखो प्लस √5 + √4 हो जाएगा। ये हमारे पास स्थिति है। अब ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, तो ओपन करिए √9 माइनस प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √4, सॉरी प्लस √4। अब देखिए जो कट रहे हैं काट पीट दीजिए। सबके नीचे 1 था, इसके भी, क्योंकि देखो 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4। अब देखिए ये खत्म, इससे खत्म, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बचा √9 + √4।
मुझे बता दो √9 अर्थात 9 का वर्गमूल 3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 3 2 मिलकर क्या हो जाएगा 5। कितने लोग का उत्तर 5 आया थोड़ा दिखाओ तो हमें भाई आप लोग, कॉपी, हाँ हाँ, यस यस यस, कॉपी दिखाइए। तो सही उत्तर क्या हो गया बताएं, सही उत्तर 5 है। तो आप में से प्रत्येक लोगों ने समझा होगा, मैंने कहा परिमेयीकरण करना है, परिमेयीकरण करने के लिए नीचे जो साइन लगा रहता बीच में उसको प्लस मतलब चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। भैया ऊपर गुणा करने से सब में क्योंकि एक था तो सब में वही प्लस साइन आपको दिखेगी, नीचे क्योंकि एक बार माइनस में था एक बार प्लस में था और लगातार टर्म थे 9 8 9 7, 9 8 प्लस में 9 8 माइनस में तो a वर्ग माइनस बी वर्ग बना, a माइनस बी ए प्लस बी का रूप देखते हुए, और हमेशा नीचे सबका एक आया तो हमने नीचे का झंझट ही खत्म करके ऊपर को सेटल कर लिया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तीसरा प्रश्न डन हुआ है, अच्छा प्रश्न था, तैयारी रखिए इस प्रश्न की। और चौथे प्रश्न पर आज के सेशन में मेरे साथ बढ़ चलिए, बहुत बढ़िया से इस प्रश्न को करिए। लिखा है x माइनस 1 ये तो वर्बल क्वेश्चन आप बता सकते हैं हमेशा, इसके लिए भी मैं एक फार्मूला पढ़ा देता हूं, उसको दिमाग में रख लीजिए। आपके सामने x की पावर 4 प्लस 1/x की, इसको बहुत सारे लोग ट्रिक से बताते हैं, कोई मतलब नहीं है, फालतू में जितना उलझोगे आप उससे बढ़िया उत्तर कर लीजिए। याद रखिएगा, कभी अगर a माइनस 1/a बराबर x दिया है, a वर्ग प्लस 1/a वर्ग जो होगा वो x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। याद रखिएगा ये चीज प्रोसेस में होता है, हालांकि कैसे होता है वो समझ लीजिए। हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। इसका वर्ग क्या होगा, x वर्ग प्लस 1/x वर्ग माइनस 2 होगा बराबर, क्यों माइनस 2, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 4, अर्थात यह हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 6 हो गया। अब मुझे क्योंकि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पता करना, तो इसका फिर से वर्ग किया जाएगा। वर्ग करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 होगा बराबर 6 का वर्ग 36 होगा। 36 में से 2 घटेगा मतलब इसका मान 34 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 34। याद रखना इस फार्मूले के और एक और, a प्लस 1/a बराबर अगर x दिया है तो a वर्ग प्लस 1/a वर्ग बराबर x स्क्वायर माइनस 2 होगा। ये दो चीजें दिमाग में रखिएगा और वही पावर 4 पर भी अप्लाइड होगा। जैसे यहां पर इतिहास प्लस था तो 6 का वर्ग माइनस 4 हो जाएगा, 6 का वर्ग माइनस 2 हो जाएगा, तो 36 में से 2 निकाल दे तो 34 ऐसे ही हो जाएगा। ये दो पैटर्न आप दिमाग में रखना और ऐसे प्रश्न वर्बल याद हो जाते हैं। जैसे देखो हम ऐसे करते, 2 था माइनस था तो 4 में से 2 जोड़ेगा तो 6 होगा। अब यहां पहुंच चुके हैं, इसको फाइन करना है अब क्योंकि प्लस में आ चुके हैं ना। अब 6 का वर्ग 36 में से 2 निकलेगा 34, तो ऐसे वर्बल हो जाएगा। इसमें हमें बहुत ज्यादा इफर्ट और प्रोसेस की जरूरत नहीं होती, थोड़ा समझदारी की जरूरत होती है। और मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो कि बहुत प्रिपरेशन नहीं किए हैं, वो ऐसे ही पेपर दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस तरह की दिमाग में इस समय जो हमारा प्लान हो उसको ही लेकर आपको चलना चाहिए। आपको केवल उन सटीक प्रश्नों को करना चाहिए जो कराया जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में जाने कि हम अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करें, इससे बेहतर है कि हम आपको वो दें जो आपकी परीक्षा में आपके काम आए। हमें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं करना है, हमें यहाँ पर वो बताना है जो आपको दिखे परीक्षा में आप कर पाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। यस, आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न, कुछ बातें इसको समझ लीजिएगा। जैसे इसमें कहा कि 3 पद हैं, A1B समांतर श्रेणी में है, A1B समांतर श्रेणी में है और 1AB पद गुणोत्तर श्रेणी में है। तो A बराबर B नहीं है, A तथा B का निम्नलिखित में मान बताना है। आप समझिए कि एक तो समांतर श्रेणी, कभी अगर 3 पद, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। पदों का अंतर समान होता है, पदों का अंतर समान होता है, ये जानकारी इसके बारे में रखिएगा। दूसरी बात, गुणोत्तर श्रेणी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, इसके बारे में जान लीजिए एक लाइन कि पद जो होते हैं समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अर्थात मेरा कहना था कि अगर A1B समांतर श्रेणी में है तो 1 माइनस A बराबर B माइनस 1 हो जाएगा। अर्थात इसको अगर इधर कर दें तो A प्लस B बराबर 2 हो जाएगा। A प्लस B मतलब पदों का जोड़ 2 होना चाहिए, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी देखिए, लिखा है 1AB, पद हमने बोला समानुपाती हो, इसका सेंस है
कि b बाई ए 1 बराबर b बाई ए। मैंने कहा a बाई 1 बराबर b बाई ए। इसका सेंस हुआ कि a वर्ग बराबर b होना चाहिए, a वर्ग बराबर b होना चाहिए। दो ऐसे पद लेने हैं जिसमें दोनों का जोड़ 2 हो और पहले पद का वर्ग दूसरा हो जाए। ऐसा इसमें से ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने कहा कि अगर ये 3 पद समांतर श्रेणी में हैं तो हमेशा दूसरे से पहले का डिफरेंस बराबर होगा। 1 माइनस ए बराबर b माइनस ए होगा, b माइनस 1 होगा। इस हिसाब से अगर इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया तो a प्लस बी 2 हो गया। कहने का सेंस हो गया पदों का जोड़ 2 होगा। पद अगर गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो हमेशा समानुपाती होते हैं, मतलब यहाँ पर कॉमन रेशियो होता है, उनका सार्वनुपात होता है। a/1 बराबर b/a होगा, तो a वर्ग बराबर b होगा, मतलब पहले पद का गुणा वर्ग दूसरा पद होगा। पहली चीज देखिए, पहला ऑप्शन 2 और 4 क्या जुड़कर 2 होते हैं? नहीं, काट दो। -2 और 1 क्या जुड़कर 2 होते हैं? नहीं। 4 और 1 जुड़कर क्या 2 होते? नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। बचा -2 और 4, जोड़ दीजिए तो 2 आएगा। भाई 2 का उधार है, 4 आपने कमाया, तो इसको दोनों को जोड़ने पर आपको 2 प्राप्त होगा और इसका वर्ग करिए -2 का तो आपको 4 प्राप्त होगा। मतलब डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोनों का जोड़ 2 है और गुणा दोनों का क्या है? पहले का वर्ग दूसरा पद है। -2 का वर्ग आप में समझना -4 होता है, +4 ये वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -2 का वर्ग भैया 4 होगा। तो इस हिसाब से दोनों को जोड़ने से 2 प्राप्त हो रहा है और पहले पद का वर्ग दूसरे पद के बराबर है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। जो व्याख्या छोटी मोटी हमने बताई है आप इसको सीरियसली लिया करिए, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो व्याख्या होती है, तो इसलिए व्याख्या पर जरूर फोकस रहा करिए, वो बहुत वैल्यू करेगी। ठीक है, 5वां प्रश्न हो गया है। 6ठा प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, आया हुआ प्रश्न है हाईकोर्ट के एग्जाम में ही। प्रत्येक प्रविष्टि मतलब टर्म नंबर या तो 0 है या तो 1 है, मतलब मेरे पास 0 रखने की पॉसिबिलिटी है 1। आपको पता है कि यह किस संख्या प्रणाली में रखी जाती है? 0-1 का उपयोग बाइनरी नंबर सिस्टम में किया जाता है। बाइनरी नंबर मतलब हमारे पास मैथमेटिक्स करने के लिए 2 सिंबल का उपयोग करने को बोला गया। भैया आप 0 को ले सकते हैं और 1 को ले सकते हैं, के साथ क्रमशः 3x3 की सभी संभावित मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह की संख्या क्या होगी, मतलब इनका उपयोग करते हुए आप कितने आव्यूह बना सकते हैं। आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स क्या होता है पता है? मैट्रिक्स जिसको आव्यूह कहते हैं, यह हमेशा एक रो कॉलम का अरेंजमेंट होता है। रो और कॉलम का अरेंजमेंट होता है। जैसे हम इसको प्रेजेंट कुछ ऐसे करते हैं, A11 पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A21 दूसरी रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, A31 तीसरी रो पहला कॉलम, A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम। इस समय एक प्रश्न आपके यहां हो सकता है, इस बार पूछ ले, जितनी रो हो, आप देखो कितनी रो है 3, और जितने कॉलम हो उतना ही उस मैट्रिक्स का आर्डर होता है। आप देखो कितनी ऐसे लाइन बनी है, उसको गुणे कितनी ऊपर से नीचे की तरफ है, यह मैट्रिक्स का आर्डर बताता है। आपसे मैट्रिक्स का आर्डर एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखना। मैट्रिक्स का आर्डर हमेशा रो इंटू कॉलम के फॉर्म में होता है। रो इंटू कॉलम के फॉर्म में होता है। रो जानते हैं आप लोग और कॉलम भी आप लोग जानते हैं। जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं रो कहलाती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपकी क्या कहलाती हैं? कॉलम कहलाती हैं। मेरी बातें समझ रहे हैं? यस। अब सुनिए, ये प्रश्न पूछा गया है, हमसे कहा गया कि हमको एक 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है। भैया देखो सब लोग, मतलब 3 रो होंगे और 3 ही कॉलम होंगे, ये मैट्रिक्स बनानी है। इन पे हमें जो पद रखने हैं, या तो मैं 0 रख सकता हूं या तो 1 रख सकता हूं। मतलब मेरे पास ऑप्शन कितने हैं रखने के? 2 पदों को रखने का है। और रखने की जगह कितनी है आप बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 जगह पे हम रख सकते हैं। हम 2 पदों को 9 जगह पे रख सकते हैं, तो कुल कितनी संभावनाएं बनेगी? 2 की पावर 9 कर दो। 2 की पावर 9 क्या होगा बताइए? 2 की पावर कुछ पर तो आपको याद होगा, 5 पर 32, 6 पे 64, 7 पर 128, 8 पर 256, भैया 9 पे 512 होता है, तो 512 हो जाएगा। 512 इस प्रश्न का उत्तर है, डी ऑप्शन है। इस प्रश्न से 2 चीजें आप सीखे हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में आपसे पूछ ले, इस मैट्रिक्स का आर्डर बताओ,
जैसे हम आपसे कुछ पूछना चाहें, आप कमेंट करके बताइए। हमने एक मैट्रिक्स बनाया, ध्यान से देखिएगा, लिखा है A11 A21 A31। प्लीज हमें कोई बताए कि इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, प्लीज बताओ। इसका आर्डर होगा 3 क्रॉस 1, ये ध्यान दीजिएगा 3 क्रॉस 1। ऐसे मान लीजिए मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूं A11 A12 A13 A14, एक मैट्रिक्स बनाया, इसका आर्डर क्या है 1 क्रॉस 4 है, इसका आर्डर क्या है 1 क्रॉस 4 है। तो हम कभी भी अगर मैट्रिक्स आपको दें, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, इसका आर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। हमेशा जितनी रो होंगी वो पहले, जितनी कॉलम होंगे वो बाद में, वो मैट्रिक्स का आर्डर बताते हैं। पूछ सकता है मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है। और जो प्रश्न आपको मैंने दिया है वो प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट दोनों है। बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी पूछा गया प्रश्न है, क्या है पढ़िए, सुनिए सब लोग। मेरे पास एक ABC संख्या है 3 अंकों की, और एक हमारे पास DEF है, ये भी 3 अंकों की संख्या है। दो संख्याएं हमारे पास 3 अंक की हैं, इस प्रकार की हैं कि अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 1000 आता है। कभी भी इसने कहा कि हमारे पास दो संख्याएं थी, एक 3 अंक की थी, दूसरी भी 3 अंक की थी, दोनों को जोड़ देने से 1000 आया। अब इसने कहा अगर हम प्रत्येक पदों को जोड़ दें, अर्थात A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, अगर सबको जोड़ दे तो उसका मान कितना हो जाएगा। इसको कितने लोग बता सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और जो कर सके मुझे लगता है कि अच्छी तैयारी उनकी मैं मानूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी एक संख्या 3 अंकों की ले लो। जैसे हमने 2 3 और 1 ले लिया, अपनी मर्जी से मैंने ले लिया, 231 ले लिया। ऑटोमेटिकली दूसरी संख्या यह क्या हो जाएगी पता है, 1000 माइनस 231, 10 में से 1 9, 9 में से 3 6, 9 में से 2 769 हो गया। मतलब आपका ABC हो गया 231, मतलब 231। और अगर आप DEF की बात करिए, यह है आपका 769। इस कंडीशन में आप सभी अंकों को जोड़ दे, कितना आता है 2 3 5 1 6 7 13, 13 6 19 9 28, कितना है भाई 28। मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि आप इस तरह का कुछ भी ले लो। आपके मन में आ रहा होगा सर ये कैसे हो गया, आप और किसी को नहीं ले सकते, आप किसी को ले लो अपनी मर्जी से, आप किसी को भी अपनी मर्जी से ले लेंगे। लेकिन एक बात इसने कहा है, क्या कहा, कोई कहेगा सर हम तो शून्य भी ले सकते, नहीं, कोई भी पद शून्य ना हो, बस ध्यान रखिएगा, कोई भी अंक शून्य ना हो। जैसे आप कोई कहते सर हम तो 500 ले लेते हैं तो दूसरा भी 500 हो जाएगा, नहीं, अंक आप शून्य नहीं ले सकते हैं। अंक अगर आप शून्य नहीं लेंगे तो इसकी जगह चाहे जो रख दें, 512 रखा मैंने, अगर आपने 512 रखा तो यहां पर कितना हो जाएगा पता है, 1000 माइनस 512 तो 488 हो जाएगा ना। ये 488 हो गया है, 512 हो गया, जोड़ के देखिए 512 488, हम नहीं ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे 5 + 1 + 2 + 4 + 8 + 8, जोड़ के देखिए कितना आया, 5 1 6 6 2 8 4 12 8 20 8 28, जोड़ के देखिए 28 आएगा, हमेशा 28 आएगा, हमेशा और हमेशा ही 28 आएगा, कभी भी कोई चेंज नहीं हो सकता। कितने लोग समझ गए इस प्रश्न को, मुझे एक बार कंफर्म बता दें तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मैं भी हो जाऊं। कभी भी अगर 3 अंकों की दो संख्याएं दी गई हैं, हाँ, आप उनका जोड़ अगर 1000 पा रहे हैं तो उनके अंकों का जोड़, हाँ याद रखिएगा, अंक शून्य नहीं होने चाहिए। तो अंक शून्य अगर नहीं है तो हमेशा उनके अंकों का जोड़ कितना रहेगा, 28 ही आएगा, चाहे जिस स्थिति को आप फॉलो अप करा लें। ठीक, मैं बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न पर, इतना समय अब मैंने इस प्रश्न पर दिया है तो दैट इज सफिशिएंट टाइम। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कहा है इसमें कि किसी आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो मूल आयत और परिवर्तित आयत के क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। भैया कोई आयत ले लो, ठीक, आयत ले लो, आयत में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, आपको सबको पता है कि एरिया जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, हमेशा आपको पता है। हम इसको कई तरह से कर सकते हैं, आपको कन्फर्म है, और आप जानते हैं मुझे यहाँ पर कोई ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं करना है। मान लो मैंने कहा कि चलो लंबाई को मैं 100 ले लेता हूँ, चौड़ाई को भी 100 ले लेता हूँ, तो एरिया 100 गुणे 100 हो गया। अगर इसमें हम कह रहे हैं कि लंबाई में 12% की वृद्धि करेंगे तो 112 हो जाएगा, और चौड़ाई में 10% की कमी करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात इससे बेहतर नहीं हो सकता। बाकी करने का आपको पता है कि हम लोग क्या और भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम 1 ले लें, हम वहाँ पे 12% 10% का सतत
चेंज अप्लाई कर दें, नया क्षेत्रफल जो आया उसके साथ संबंध निकाल दें। तो बहुत प्रक्रियाएं ऐसी हो सकती हैं जिसके माध्यम से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। ये भी उसमें से करा जाने वाला एक तरीका है कि 100 दोनों को ले लिया, इसको 12 बढ़ा दिया, इसको 10 घटा दिया। अब आगे काटने पीटने की स्थिति पर आप आ जाओ, बाकी प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, आप इसको 4 से काट दीजिए, 25 है, और 4 से काटे 4 दूना 8, 4 अठे 32 है। अभी भी कट जाएगा, क्यों? 2 14 बार हो जाएगा और 2 पंचे, 25 पंचे 125 हो गया, 14 नवा 126 हो गया। तो 125 अनुपात 126 बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। बाकी आप ये मत समझना कि यहाँ पर सर यही मेथड, नहीं भाई, आपको कई मेथड बताए जा सकते हैं कि 12% की वृद्धि हुई है, 10% की कमी हुई है, हम सतत चेंज अप्लाई कर दें। सतत चेंज अप्लाई करके भी प्रश्न का हल किया जा सकता है। 12 - 10 - 12 × 10 / 100, इस प्रोसेस पर भी चल सकता हूं मैं, ठीक है। या आपके पास 12 को भिन्न बना लो, 10 को भिन्न बना लो, किसी भी तरह से कर सकते हैं। बट मुझे लगा कि आपके लिए हाईकोर्ट के बिहाफ पर ज़्यादा आसान है कि लंबाई चौड़ाई को 100 मानकर उसको 112 कर दो, उसको 90 काट पीट दीजिए, उत्तर ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाएगा। बाकी करने के लिए तो बहुत प्रोसेस है जिसके थ्रू इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो 8वां प्रश्न आपने देखा है, 125 और 126 का अनुपात बनकर आया है। यत सतत परिवर्तन तो होता ही इसमें 100% है, उसी हिसाब से प्रश्न सोचा भी गया था, ठीक। ये आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ रहा हूं बिना किसी डाउट के कि आपको कन्फर्म नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को यह प्रश्न क्लियर समझ में आया होगा। कहा है अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। मतलब एक व्यक्ति ए था, दूसरा बी था, 4:7 का भैया इनका अनुपात दिया हुआ था उम्र का, आयु का। मतलब ए छोटा था, बी बड़ा था। यस, हाँ, ए छोटा था, बी क्या था? बड़ा था। उनमें से एक की आयु दूसरे से अपेक्षा 30 वर्ष ज्यादा थी। मतलब जो अब ज्यादा देख ही रहे हो, बी बड़ा है, इसमें से कितना ज्यादा है? 30। एक्चुअली ओरिजिनली 30 ज्यादा है, अनुपातिक रूप से कितना ज्यादा है बताओ? 3 बराबर आप 30 के समतुल्य कर दीजिए। 1 बराबर क्या होगा बताएं? 10 हो जाएगा। कहा उनकी आयु का मतलब उम्रों का योगफल बताओ वर्षों में, अनुपाती पदों को जोड़ दें तो 11 बराबर क्या हो जाएगा? 110। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा जो पहले ऑप्शन में दिया है। फटाफट आप बता सकते हैं, 100 हमेशा रख सकते हैं, बिल्कुल। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर 110 होगा। 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7 का था, अंतर उनका 30 था, मतलब कोई ज्यादा था तो कोई कम था। डिफरेंस अनुपातिक अंतर 3 है, 3 30 के बराबर, 1 10 के बराबर। योग देख लीजिए तो यहाँ पर 4 और 7 का 11 बराबर 110, अर्थात जोड़ उनका योग का आयु का 110 है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। आशा करता हूँ ये समझ में सबको आ गया होगा। कन्फर्म आप क्लियर समझ करके अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ेंगे। 9 नंबर आपका आयु संबंध का एक बढ़िया प्रश्न आपके सामने हुआ। अगला क्वेश्चन आ गया। आप सोचो कि यहाँ पर 10वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ट्रेन कॉन्सेप्ट का है। एक रेलगाड़ी है, ये ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत स्पष्ट और क्लियर समझ में आएगा। एक रेलगाड़ी ऐसे है जिसकी लंबाई है 360 मीटर, इसका ड्राइवर है और इसका ये गार्ड है, हाँ, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक आदमी है, जैसे आप कभी प्लेटफॉर्म पर देखिए तो ये चहल पहल आपको वहां दिखती होगी, हम सब दिखते हैं वहां पे। हम ऐसे गट्ठर अट्ठर लेकर के इधर की तरफ प्लेटफॉर्म पर भगे जा रहे हैं, उधर से रेलगाड़ी भगी आ रही है, हम इधर से चले जा रहे हैं। मतलब हमारी चाल थी उस समय 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने कहा कि हम और रेलगाड़ी एक दूसरे को कब पार कर लेंगे। एक्चुअली जब पार करने की बात है तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करता है। जब वह किसी व्यक्ति, किसी खंभे, किसी पेड़, ठीक है, इन सब चीजों को अगर वह पार करती है तो वह अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो उसके पास लेंथ पार करने को अपना ही रहता है कि मतलब उसका ड्राइवर क्रॉस करेगा तो क्रॉस पूरा नहीं माना जाएगा। जब गार्ड क्रॉस कर जाएगा तो माना जाएगा कि अब क्रॉस कर गई है, निकल गई है। विपरीत दिशा में चलने का सिस्टम ये होता है कि हम एक दूसरे को फोर्स कर देते हैं। जैसे अगर हम आपका अनुसरण करें पीछे से, तो हमको आपको चेस करना अगर पड़ेगा ना, तो आपकी स्पीड और मेरी स्पीड, मुझे अपनी स्पीड को ज्यादा करना पड़ेगा आपसे, तब मैं आपको क्रॉस कर पाऊंगा। ये होता है। अगर हम विपरीत दिशा में एक दूसरे के, जैसे होता नहीं कि आप किसी को पाना चाहो तो बड़ी शिद्दत और इफर्ट करना पड़ता है, तभी आप उसको पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उसकी भी अपनी चाल है और आपसे आगे है। और आप अपनी चाल से जब दौड़ोगे तब तक उसको नहीं पा पाओगे जब तक आप उससे ज्यादा चाल नहीं कर लोगे।
हाँ, लेकिन अगर हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हम भी और वो भी, तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों फोर्स लगा रहे हैं। हम भी भगना चाहते हैं आपसे, आप भी भगना चाहते हो हमसे। हम जब विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करते हैं तो हमारी चालें जुड़ जाया करती हैं। और हम एक दूसरे को पार कर रहे हैं क्योंकि एक रेलगाड़ी है, दूसरा व्यक्ति है, तो ऐसी दशा में रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करती है, जो कि यहाँ पर 360 है, और चालें उसकी 40 और 5 मिलकर के 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा कितना समय लगेगा? समय बराबर जो होता है वो दूरी बटा चाल होता है, आपको पता होगा। दूरी यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई है, चाल आपको दोनों की चालों का योग दिया है। समस्या इसमें यह है कि भैया ये तो आपकी मीटर में है और ये लोग किलोमीटर प्रति घंटे में, उत्तर सब सेकंड में आ रहे हैं। हमेशा ये समस्या होती है ट्रेन क्वेश्चन में। तो ऐसी स्थिति में आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। और बदलेंगे कैसे? तब बदल पाएंगे जब आप 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से। चलिए आप इसको 45 को 5/18 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई 360 है, बटा 45 गुणे 5 कर दीजिए, और 18 को अपना ऊपर भेज दीजिए क्योंकि नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। आइए कर दिया जाए। 45 कितना बार होता है पता है? 8 बार ना, 4 बार तो यह 180, 8 बार। 18 8 144 हुआ, बटा 5 कर दो, 5 दूना 10, 5 8 40, 40, 4/5, 28 से ही 4/5 सेकंड आएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया है। इस प्रश्न का करेक्ट हल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। 10वें प्रश्न का करेक्ट हल, इतने सेकंड में रेलगाड़ी उस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर विपरीत दिशा में चलकर पार कर पाएगी यदि रेलगाड़ी की चाल 40 थी और व्यक्ति की चाल 5 थी। तो दोनों को यहां पर हमने पार करवा लिया। यस, आगे बढ़ता हूं मैं और अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक मकान को जब रुपए 12,300 में बेचा जाता है तो 18% की हानि होती है। कोई ऐसा घर जिसको अगर हम 12,300 रुपए में बेचेंगे तो हमें 18% की हानि होगी। अगर इस मकान को हम 16,000 में बेचें तो हमें क्या होगा? प्रतिशत हानि अथवा लाभ की दर हमको बतानी है कि क्या हो जाएगा। दोनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है और क्लियर करके आप मुझे उत्तर बताइए। जो लोग समझदार हैं, सिंसियर हैं, प्लीज आंसर करिए। हमेशा किसी भी वस्तु का लागत जो होता है वह 100 माना जाता है। उस पर लाभ हानि को हम फिक्स कर लेते हैं बढ़ाकर या घटा के। जैसे मेरे को अगर 18% की हानि हो रही है तो हम एक प्रकार से 88% में बेच रहे थे, और उस समय दाम कितना ले रहे थे बताइए? 12,300 ले रहे थे ना। 100 में से 18 हमने घटा दिया, क्यों? 18% की हानि थी और 12,300 हमको मिलता था। आज हम उसको 16,000 में बेचना चाहते हैं। कितने भाई? 16,000 में। तो मेरे को क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगी, और वो भी कितने की? चलिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं भैया। ए से खत्म हो जाएगा, ए से खत्म होगा। आइए और सोचते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं, क्या प्रोसेस हो सकता है। सर यहाँ पर लिखा है 88 नहीं होगा भाई, ये आपका होगा क्या बताओ? 82 होगा, क्योंकि 18 घटेगा 100 में ना। चलिए आप दिमाग लगाओ तो 41 दूना 82 होता है और 41 तिया 133 होता है। ठीक है, 16 दूना 32, 320 हो जाएगा, बटा 3 कर दो। 3 1 के 3, 3 1 के 3, सही है। 0, 3 छंगे 18, 2/3। 106 सही 2/3% हो गया। 106 सही 2/3 मतलब सोचो 100 से या ज्यादा हो गया। 100 से ज्यादा हो गया, और 100 से कितना ज्यादा हो गया? 6 सही 2/3%। तो मतलब लाभ हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को टिपिकल बनाया जा सकता था। 6 सही 2/3 के 2 ऑप्शन दे करके, एक पर लाभ लिख देता, एक पर हानि लिख देता, तो आपके लिए टफ हो जाता, कंफ्यूजन का शिकार बनते। तो 6 सही 2/3% का लाभ। फिलहाल पहले ऑप्शन में आपको लाभ लिखा नहीं है, लेकिन इसको लिखना चाहिए था। यहाँ पर ऑप्शन को बताते समय गड़बड़ी की गई बनाते समय। ध्यान से इसको अगर लाभ लिख देता ना तो मतलब थोड़ा सा, और हानि भी लिख देता, और पहला ऑप्शन हानि लिख देता। बहुत सारे लोग वहाँ पर कंफ्यूज होकर पहले हानि लगा के आते और करते हैं एग्जाम में, ऐसा होता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। 18% की हानि मतलब 82% का मान इतना था। 16,000 कितने परसेंट के बराबर था? 106 सही 2/3 मतलब 100 में 6 सही 2/3 जुड़ा, तो 6 सही 2/3% का लाभ इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 11वां प्रश्न डन, कन्फर्म है। आगे बढ़ रहा हूं, अगले प्रश्न पर चलता हूं। प्रश्न संख्या 12 देखिए। ए अकेले किसी काम को 6,500 रुपए में 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ये कहता है कि आप मेरे को जो काम ये दे रहे हो, मैं इसको 15 दिनों में डन कर दूंगा। 6,500 मुझे 65 तो दे दीजिए। जो काम कराने वाला व्यक्ति है कहता भाई देखो जल्दी करना यार, आप किसी की मदद ले लो। इसने बी को बुला लिया।
बी के आने से बस इतना ही फर्क पड़ा, जो 15 दिन में होता था वह 12 दिन में हो गया। तो इसने पूछा बी को देना कितना पड़ेगा। ये चाहता भी था कि ऐसे लोग को बुलाएं कि कम देना पड़े। पैसे और लाभ का बंटवारा हमेशा कार्य पर निर्भर करता है, चेहरे पर नहीं, दोस्ती पर नहीं। ठीक है, यहाँ पर जितना जो काम करेगा, जितनी जिसकी क्षमता होगी, उतना ही उसको धन मिलेगा। हम यहाँ पर क्षमताएं डिफाइन करना चाहते हैं कि ए और बी की कैसे बन रही है। कहा गया जब ए बी के साथ काम करेगा तो 12 दिन लगेगा, अकेले करेगा तो 15 दिन लगेगा। काम क्या होता है, जनरली एक होता है, लेकिन हम इस स्थिति में काम को एक ऐसी संख्या बना लेते हैं क्षमता डिफाइन करने के लिए कि हमको पता चल जाए, क्षमता बनाने के लिए एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो प्रत्येक से अर्थात समय से कट जाए। मान लो 180 हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 12 से डिवाइड करिए 15 आएगा, और 15 से डिवाइड करिए तो 12 आएगा। कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर ए की अकेली क्षमता एक दिन में 12 काम करने की है। एक दिन में ए अकेले 12 काम करता है, मिलकर दोनों 15 करते हैं। मान लीजिए हम 2 लोग हैं, मिलकर 15 काम करते हैं, और अकेले उसमें ए कहता है यार मैं 12 तो मैं ही कर देता हूं। तो जो दूसरा व्यक्ति है वो कितने का सपोर्ट करता था, 3 का, क्योंकि जुड़कर 15 होना चाहिए। यही इनकी क्षमताएं हैं, 3 1 के 3, 3 चौके 12, मतलब ए और बी की क्षमता 4 और 1 की है। इसी में पैसा बांट दो। जिस क्षमता से जितने काम किया था उसी क्षमता के हिसाब से, उसी अनुपात में हम पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब किसी मान को किसी अनुपात में बांटना हो, अनुपाती पदों को जोड़ दिया करिए। जोड़ दीजिए 5 हो गया, तुरंत उसके साथ तुलना कर दिया करिए 6500। अब जैसे बी का हिस्सा वो तो 1 ऑलरेडी है, तो 1 बराबर 5 से डिवाइड करिए 1300। बहुत दिमाग से उसने 1300 में निपटा दिया, अर्थात बी को 1300 दिया, बाकी बचा हिस्सा उसने खुद रख लिया, और सही था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चलिए 60 भी होगा, एलसीएम 60 होगा। हमने एलसीएम नहीं सोचा, हमने एक ऐसी संख्या सोच ली जो प्रत्येक से कट जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसको 60 ले लेते तो 12 पंचे 60 सीधा हो जाता, और 15 चौके 60 हो जाता, तब भी उत्तर उतना ही आता। राइट सोल्यूशन। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं 180 की जगह पर 60। ये ऐसे दिमाग कभी कभी फ्लो हो गया 12 गुणे 15, कभी देखो ऐसे भी कर सकते हैं। आप इनका प्रोडक्ट कर लिया करिए, कभी आपको आसान लगे तो इनका प्रोडक्ट कर लिया करिए, तब भी प्रश्न आपका सेटल हो जाता है। हालांकि प्रश्न आपका दोनों हिसाब से उत्तर दे देता है। एलसीएम ना बोल करके हम हमेशा बोलते हैं कि एक ऐसी संख्या ले लो जो दोनों से कट जाए, इसलिए मैंने एलसीएम नहीं बोला होगा। या बोला होगा तो भाई क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक, चलिए मेरी बातें समझ में आई, आगे बढ़ूंगा। एलसीएम 60 से भी उत्तर सेम आएगा, टेंशन की बात नहीं है। यस यस यस। 13 नंबर हमारे सामने आ चुका है, पढ़िए आप लोग और हल करके उत्तर दीजिए। 3 लड़के हैं जिनकी औसत उम्र 16 साल है। 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी हैं, उनकी उम्र औसत उम्र 16 साल है। औसत क्या होता है? औसत योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है। अगर कभी आपको जैसे इसने कहा 3 लड़के हैं, औसत 16 है, मान लो अगर योग निकालना है तो औसत गुणे संख्या कर दो। औसत गुणे क्या कर दिए भैया? संख्या कर दीजिए। तो औसत देखिए कितना है, 16 है, और संख्या बच्चों की कितनी है? 3 है। तो इन तीनों लड़कों की आयु का योग 48 वर्ष होगा। कितना होगा भाई? 48 होगा। अब आपके सामने फिर वही स्थिति है, उनकी आयु का अनुपात है और आयु का योग है। योग अनुपात जब भी दे तो पहली चीज तो अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए, क्योंकि अनुपात देखिए 4 5 7 है, 4 5 7 है। अनुपाती पदों को जोड़िए, 4 5 9 7 16। 16 की तुलना तुरंत 48 से करेंगे, 1 बराबर 3। छोटा, सबसे छोटा जो कि अनुपाती भाग 4 से प्रेजेंट किया गया है, 4 बराबर 12। मतलब यहाँ पर सबसे छोटा लड़का जो था वो 12 साल का है। सबसे छोटा लड़का 13वें प्रश्न का करेक्ट हल 12 साल है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अनुपाती पद देखो, हमने सबसे पहले योग पर काम किया, योग निकाल दिया, संख्या गुणे अनुपात करके, संख्या गुणे औसत करके। जब योग निकल जाए अनुपात का डिस्ट्रीब्यूशन तब आसान हो जाता है और हम लोग कर पाते हैं। आशा करता हूं आप भी कर लिए होंगे, और प्रश्न का उत्तर देखते और समझते हुए आप अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ चलेंगे। चलिए, मुझसे कहा गया कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में एक ऐसा बिलियन है, एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसा लिक्विड है जिसमें 40% एल्कोहल है, तो 60% उसमें क्या होगा? वाटर होगा, पानी होगा।
मुझसे कहा गया कि लिक्विड की टोटल मात्रा 5 लीटर थी, 5 लीटर थी, उसमें कहा गया है कि 40% एल्कोहल था। बहुत आराम से आप सोचिए, 40% एल्कोहल था। तो अगर ऐसे सोचिए तो 20 दूना 40 होता, 20 तिया 60, 2:3, मतलब 2 लीटर अगर एल्कोहल होगा 5 में, 2 लीटर अगर एल्कोहल होगा तो 3 लीटर भैया क्या होगा, पानी होगा। 5 लीटर का अगर बिलियन है और 40% एल्कोहल है तो 2 लीटर एल्कोहल होगा, 3 लीटर पानी होगा। कह रहा है इसमें कुछ चेंज नहीं करो, मतलब कुछ बढ़ा कम मत करो, 1 लीटर पानी और मिला दीजिए। पानी जैसे 1 लीटर मिलाएंगे तो पानी की मात्रा भैया 4 लीटर हो गई, लेकिन पानी मिलाने से बिलियन भी आपका 6 लीटर हो जाएगा। पानी मिलाने से बिलियन क्या हो जाएगा, 6 लीटर। अब इसने कहा कि नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा बता दो। एल्कोहल तो एज इट इज है 2 लीटर, नया लिक्विड 6 लीटर का बन गया। तो मुझे यही करना है, 2 × 100/6, 2 तिया 6, 3 से डिवाइड करिए, 33 सही 1/3%। कितना हो गया भाई, 33 सही 1/3%। डी ऑप्शन है करेक्ट हल। आप देख रहे थे ना कि पानी मिलाने से बिलियन भी जो 5 था ना वो 6 हो गया, और अब एल्कोहल की मात्रा 2 ही है, तो 2 को गुणा करिए 100 से, बटा 6 करिए, 33 सही 1/3 राइट सोल्यूशन हुआ। तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आई होगी बातें। अगले प्रश्न पर चलता हूं, पानी बहुत मूल्यवान है। क्वेश्चन अगला है, बहुत बढ़िया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जा सकते हैं। एक्स अक्ष के समानांतर, देखो एक्स अक्ष यही होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष ये वाला होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, वाई अक्ष, और वर्टिकल जो होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल आपका ये होगा, वर्टिकल ये होगा, वाई अक्ष। एक्स अक्ष देखो लिखा है एक्स अक्ष के समानांतर, समानांतर मतलब एक्स अक्ष है तो इसके समानांतर रेखा हमेशा या तो ऐसे बन सकती है या तो ऐसे बन सकती है। समानांतर जो भी बनेगी उसमें हमेशा क्लियर है कि वहां पर y का मान फिक्स हो जाएगा, x के अलग अलग मानों के लिए y का मान फिक्स हो जाता है। x अक्ष के समानांतर x अक्ष से 3 इकाई नीचे, 3 इकाई नीचे, मतलब यहाँ 0 होता है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई नीचे y नेगेटिव होता है, तो मतलब यहाँ पर y जो है -3 पर वो रेखा गुजरी है, -3 से गुजरी है। तो कह रहा उसका समीकरण क्या होगा। कंफर्म है, जब भी कभी रेखा x अक्ष के समानांतर होगी तो उस रेखा का समीकरण y बराबर a होगा, मतलब y से जहां से वह पास होगी उसी के बराबर लिख दीजिए, वही समीकरण हो जाएगा। कितना, 3 इकाई, क्योंकि नीचे है तो y पर 3 पर कट करेगी, और 3 यहां पर नेगेटिव होगा, नीचे है तो y बराबर -3 हो जाएगा। अगर यही 3 इकाई ऊपर होती तो रेखा यहां से गुजरती और समीकरण y बराबर 3 हो जाता। अगर यही रेखा, देखिए उत्तर आपके सामने -3 होगा, गलत मत करिएगा आप लोग, क्या होगा -3, गलती से +3 मत लगा देना। 3 इकाई नीचे है, ऊपर नहीं है, नीचे होगा तो y नेगेटिव है, ऊपर होता तो y बराबर 3 होता। समझ रहे हैं। अगर ऐसे ही प्रश्न में ये बन जाता कि y अक्ष के समांतर होता, तो y अक्ष के समांतर होता तो x बराबर से प्रेजेंट किया जाता। याद रखिएगा, x अक्ष के समांतर होगा तो y से प्रेजेंट किया जाएगा, y अक्ष के समांतर होगा तो x से प्रेजेंट किया जाएगा। यही प्रोसेस होता है समीकरण को निर्धारित करने का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में बातें आई होगी। आई है कि नहीं आई है बताते चलिए, हमें समझाते चलिए। अगला प्रश्न प्रायिकता का है, प्रायिकता को भी दिमाग में रखिए। प्रायिकता क्या होती है, सुनते जाइए। प्रायिकता एक प्रकार की ऐसी एनालिसिस है जो कि हमें बताती है कि किसी समूह में हम उस समूह की तुलना में कितने हैं, किसी समूह में हम उस समूह की तुलना में कितने हैं। जैसे मान लो 50 बच्चे हैं किसी क्लास में, हाँ 40 लोग तो आज ड्रेस पहन के आए हैं, 10 लोग ऐसे ही चले आए बढ़िया बढ़िया सूट वूट पहन के। तो ऐसे बच्चे जिनकी जो ड्रेस में नहीं आए हैं उस क्लास की क्या प्रायिकता होंगे। तो 40 में से 10 नहीं आए हैं, 10 50 के रेशियो में बन जाएंगे, और उनकी ही प्रायिकता, मतलब वही ना आने की प्रायिकता, जो ड्रेस में नहीं आने वही प्रायिकता बन जाएगी। मतलब कभी भी प्रायिकता को डिनोट करना है, दैट इज P ऑफ A। किसी इवेंट की प्रायिकता उस इवेंट में कितने हैं डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, इस पर निर्भर करती है। यही इसका फार्मूला होता है कि मतलब पूरे समूह में कितने हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने हैं, उसका जो रेशियो बनता है वही प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता के बारे में एक बात और समझ लीजिएगा, प्रायिकता का मान हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, लेस आर इक्वल टू 1 होता है।
प्रायिकता ना तो 1 से छोटी होती है, ना तो 0 से छोटी होती है, ना तो 1 से बड़ी होती है। इसलिए प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं होती है और प्रायिकता 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती है। ये दो बातें दिमाग में रखिएगा। एक कक्षा के 15 विद्यार्थी हैं, टोटल 15 बच्चे हैं भैया, टोटल है 15। 7 तो महाराष्ट्र के हैं, 7 महाराष्ट्र के हैं, 5 कर्नाटका के हैं, 5 कर्नाटका के हैं, 3 गोवा के हैं, 3 गोवा के हैं। क्या प्रायिकता होगी जब छात्र कर्नाटका का ना हो, कर्नाटका का ना हो तो कर्नाटका को हटा दो, तो बचे कितने, 7 3 10। तो जो कर्नाटका का ना हो, नॉट ऑफ कर्नाटका, तो कितने हो गए टोटल 10 बटा टोटल कितनी है 15। तो 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15, 2/3 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। ये कन्फर्म है। तो बी ऑप्शन क्लियर है, समझ में आई बातें। तो 16वें प्रश्न का करेक्ट हल है बी ऑप्शन, जो कि 2/3 है। आप उतार सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर और मेरे साथ आप बढ़ चलेंगे। क्या बात है, 17वें प्रश्न पर। 17th है प्रोबेबिलिटी का प्रश्न, सॉरी गजब, प्रोबेबिलिटी इतना दिमाग पे आई। ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न, त्रिकोणमिति का। किसका है भाई, त्रिकोणमिति का। उसमें 1/3 नहीं होगा वैशाली जी, क्योंकि उसमें ना होने के लिए बोला है। होने को बोलता तो 1/3 कन्फर्म होता। त्रिकोणमिति का प्रश्न है, लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा है। तो थोड़ा सा आप दिमाग में रख लीजिए, अगर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है तो मैं a वर्ग माइनस b वर्ग और a वर्ग प्लस b वर्ग लिखूंगा। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसे आप a माइनस b, a प्लस b लिख सकते हैं और इसका फर्दर एक्सपेंशन तो आप नहीं कर पाएंगे। यहां भी आप इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में प्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको आइडेंटिटी पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज बी 1। मतलब ये ऐसे थीटा होते हैं, ये ऐसे साइन होते हैं कि ऐसे जुड़ करके जिनके वर्ग होने पर सब एक हो जाते हैं। कहते हैं ना कि आप ऐसा साइन थीटा हो जाओ, हम ऐसा कॉस थीटा हो जाए कि हमारे वर्ग यहाँ पर 1 के बराबर हो जाए, हम 1 हो जाए। 1 हो गए तो जैसे ही 1 हो गए तो इसको फायदा हो गया, यह साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब इसका एक्सपेंशन तो कहीं दिया नहीं है, इसमें सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें कि नहीं। तो 17वां प्रश्न भैया आपका डन हो चुका है मेरे ख्याल से। आप डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए हाँ जी, क्लियर हो गई बातें ना, गुड। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए और अगला प्रश्न आपके सामने हो चुका है 18वां नंबर। देखिए क्या बोला है, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। कहा संख्याएं हैं 7 4 2 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, जो दी गई ऑप्शन है कि परिणामी संख्याएं निरंतर मतलब कंटिन्यूड रेशियो में हो जाए। भैया कंटिन्यूड अर्थात सतत अनुपात, समानुपात क्या होता है, ये ऐसे होते हैं कि अगर a b c लिखा है तो a बाई b बराबर b बाई c हो जाए, अर्थात b वर्ग बराबर ac हो जाए। आपको इन तीनों में प्रत्येक में क्या ऐसा जोड़ना है कि जोड़ करके 7 बटा, जैसे आप देखो अगर आप इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, तो 7 बटा a मतलब a बटा b बराबर b बटा c हो जाए। तो आप एक एक करके रख लो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसमें आप फालतू में, जैसे हमको करना हो तो मैं स्कूल में अगर आपको पढ़ाता तो मैं क्या करता बताओ, 7 + a 4 + a 2 + a, तो फार्मूला लगाते और वर्ग और करना हमें ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हमारा काम है डायरेक्ट रखना। तो मैंने कहा अगर 5 में रखूँगा तो 7 5 12 होगा, 4 5 9 होगा और 2 3 5 होगा। क्या बराबर है 9 9 81 12 25 60 के, नहीं। तो पहला ऑप्शन खत्म कर दो। दूसरे पे चलिए, अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 होगा, 4 3 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, जो यहाँ रहेगा वो यहीं आ जाएगा और 2 3 5 होगा। क्या 10 5 50 7 7 49 के बराबर है, नहीं। इनको भी कहो भाई आप जाओ। 4 को जोड़िए, 7 4 11 हुआ, 4 4 8 हुआ, ठीक है, और 8 यहाँ भी रहेगा, 2 4 6, 11 6 के 66, 8 8 64। भैया ये भी नहीं काम के, बचा 2, तो यही उत्तर होना चाहिए। 7 2 9 हुआ, 4 2 6 हुआ, 4 2 6 हुआ, 2 4 2 2 4 हुआ, 4 9 36, 6 6 के 36। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। 2 जोड़ देने से हो जाएगा।
जैसे ही हम 2 जोड़ देंगे प्रत्येक पदों में, यह सतत समानुपाती हो जाएगा। मतलब 9 होगा, 6 होगा और 4 होगा। सुनिए प्रोसेस क्या होता है, इसका वर्ग इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो 9 चौके 36, 6 चाके 36 बराबर हो गया ना, सतत समानुपाती हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन होगा, 2 होगा। तो 18वें का 2 राइट सोल्यूशन लीजिएगा, बाकी किसी काम का नहीं है। ठीक है, जो होंगे अपने घर के होंगे। हमारे लिए डी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर इस प्रश्न का बन जाएगा। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ रहा हूं, आप बढ़ चलो 19 नंबर पर। अब आइए एक और अच्छे स्तरीय प्रश्न को करेंगे, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो भैया अच्छे से कर पाएंगे आप लोग। किसी घन जानते हैं ना, ए होता है घन। घन मतलब एक ऐसा सॉलिड फिगर जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, अर्थात भुजाओं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन इसका क्या होता है आप बता दो, क्योंकि आयतन दिया है, ए का क्यूब होता है। बिकड़ की लंबाई पूछा है, तो बिकड़ की लंबाई क्या होती है? बिकड़ की लंबाई ऐसे सोचिए, जैसे मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हो घनाकार हो, ऐसा बहुत कम होता है, ज्यादातर घनाभाकार कमरा होता है हम लोग के, लेकिन घनाकार हो। और मैं पूछूं कि अगर इस कमरे में सबसे बड़ी राड रखनी है, छड़, जिससे कभी किसी को मारना चाहें आप, मारिएगा मत फिलहाल, तो कहाँ रख सकते हैं? तो कहोगे सर उस कोने से ऊपर से वहां नीचे मिला देंगे तो वही बिकड़ होता है, वही बिकड़ होता है। तो बिकड़ होता है हमेशा √3 × a, भुजा अगर a है तो हम लोग को जरूरत फिलहाल a की है, और दिया यहाँ पर आयतन है, तो आयतन के लिए है a क्यूब बराबर क्या है? 375 √3, इतना दिया है। आइए एक बात दिमाग में रखिए, मैंने अभी सर्च में बताया भी था कि अगर a की पावर n बराबर b है, ये नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सूत्र में, अगर a की पावर n बराबर b है तो a बराबर b की पावर 1/n हो जाता है। उसी तरह से अगर मैं a लिखूंगा तो यहां पर भैया हो जाएगा 375 √3 की पावर 1/3। क्यों ऐसा कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। 375 को मैं फैक्टराइज करूंगा ना तो हो जाएगा कितना पता है? 3 × 125 या 75, सही है, 3 × 5 की पावर 3। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो √3 है, चाहे तो उसको ऐसे रहने देते हैं, या इसको चाहे तो लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 ना। √3 का मतलब 3 की पावर 1/2। कुल मिला के अगर हम इनके ऊपर 1/3 लगाएंगे तो 3 की पावर 1/3 होगा, 5 की पावर 3 × 1/3 होगा, और 3 की पावर 1/2 × 1/3 होगा। थोड़ा सा लॉन्ग में कर रहा हूं समझाने के लिए। तो 3 की पावर 1/3, ये 5 बाहर निकल जाएगा, और 3 की पावर 1/6 हो गया। मतलब 5 है गुणे 3 की पावर, याद रखिएगा जब बेसिस सेम होती तो पावर जुड़ जाती है, बेसिस स्वयं पर पावर जुड़ जाती है। तो 1/3 1/6 जोड़ दीजिए तो 6 3 9/18 अर्थात 1/2 हो जाएगा, 3 की पावर 1/2। या हम लिख सकते हैं 5 √3, इसको 5 √3 लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा क्या प्रश्न में? बिकड़ की लंबाई, तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो आप देख ही पा रहे हैं, d बराबर √3 × a होता है, तो √3 लिख दो, और a का मान भैया 5 √3, तो √3 3 होता है, 3 × 5, तो 15 बिकड़ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी 15 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। घबराना नहीं चाहिए ऐसे प्रश्नों में। आपको इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल, क्योंकि पावर 1/3 है। इसमें 125 फैक्टराइज होगा जिसका घनमूल 5 होता है, देखो यहां लिख रहा हूं, और 3 बच जाएगा तो 3 की पावर 1/3 है, और ऑलरेडी ये 3 का रूट है तो 3 की पावर 1/6 हो गई। तो 5 की पावर 3, 5 × 3 की पावर 1/2 हो जाएगी। बस आप √3 से गुणा कर दीजिए, उत्तर हो गया 15। तो इस प्रश्न का हल हो ही गया है। 19वां प्रश्न 15 करेक्ट हल है, राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बन रहा है। और फटाफट आप लोग देख लें और अगले प्रश्न पर बढ़ जाएं। कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर बता सकता है? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जितने लोग सिंसियर हैं, समझते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस एग्जाम में पूछा ही जाना है, आपको निश्चित तौर पर क्लियर है। कहा गया कि हमको हमारे पास 50 फीट जैसे 50 मीटर ऊंची मूर्ति, एक मूर्ति देखिए भगवान की है जो कि 50 मीटर ऊंची है। उसके पाद मतलब फुट से गुजरने वाले तल पर स्थित किसी बिंदु से, मान लीजिए यह पॉइंट था, एक कोण बना था, एंगल ऑफ मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कैसे बनता है आपको पता है? ये हमारी ये बेस लाइन होती है, ये हमारी आंखें होती हैं, इससे जब ऊपर उठाते हैं तो कोण यहाँ पर थीटा था। जैसे कभी आप सोचो कोई टावर है,
ठीक है, टावर के टॉप पर कोई बैठा है, मुझे यहां से देखना है, तो मैं क्या करता हूं कि अपनी पलकें ऐसे उठाता हूं, तो कोण थीटा बना। जैसे जैसे मैं टावर के नजदीक जाऊंगा, जैसे टावर की तरफ बढ़ूंगा, मेरा वह कोण क्या होगा बताइए, बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कोण 90 डिग्री हो जाएगा। जब यहां पर आप यहां पर हैं, ये टावर का एक फुट है, आप यहां से जब देखेंगे तो कोण अगर थीटा है, जैसे जैसे इसके क्लोज जाएंगे ना तो कोण यह बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा कि कोण 90 डिग्री, अब जब से यहां पे जब आप खड़े होंगे ऐसे करके देख ही नहीं पाएंगे, तो कोण आपका क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो फिलहाल इस प्रश्न में इसने कहा जैसे जैसे हम मूर्ति की तरफ बढ़ेंगे, कुछ दूरी पर चलने पर उन्नयन कोण आपका बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ए ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। इंक्रीज अर्थात बढ़ जाना, तो बढ़ जाना इस प्रश्न का करेक्ट हल होगा, जो कि 20वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन माना जाएगा। आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा। अगले प्रश्न पर मैं बढ़ा रहा हूं आपको, अब फटाफट देख लीजिए और बताते चलिए। 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो शेषफल क्या होगा? कौन कौन बता पाएगा? जब भी कभी कोई संख्या, जैसे देखो यहां पर a की पावर n है और डिवाइड बाय b है, अगर यह b a से 1 का अंतर है, मतलब b और a में 1 का अंतर है, कितने का अंतर, 1 का अंतर है, तो हमेशा 1 की पावर n आपका शेषफल रहेगा। जैसे देखिए 7 से 8 का अंतर कितने का है, 1 का है, तो 1 की पावर यहां पर 2 हो जाएगा, 1 की पावर 3 हो जाएगा और 1 की पावर 4 हो जाएगा। दोनों अंतर देखा जाता है। आगे का भी, अभी यहीं पर अगर यह प्रश्न 6 पर होता तो -1 से कंसीडर किया जाता, और 1 की चाहे जितनी बड़ी पावर लगा दें तो हमेशा मान 1 ही रहता है। तो यहां पर भी शेषफल 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, कुल मिला के शेषफल 3 कहलाएगा। कुल मिला के शेषफल 3 कहलाएगा। जब भी ध्यान दीजिएगा, भाजक से अगर भाज्य की जो बेस है, आधार है, अगर उनका अंतर 1 का है तो 1 की पावर वही पावर लगा दिया जाता है, और 1 की पावर चाहे जो रखते हैं दुनिया में भैया, उनका शेषफल हमेशा, मतलब पावर 1 ही हो जाता, वैल्यू 1 ही हो जाती है। अब सबको जोड़ दीजिए 1 को 3 बार, तो वैल्यू हो जाएगी 3, अर्थात शेषफल आपका 3 हो गया। शेषफल 3 हो गया। आशा करता हूं समझ में आया होगा। शेषफल 3 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, हमारे पास कोई ऑफर आया कि आप इस पैसे को भैया हमारे यहाँ जमा करो, 3 साल में हम आपको 815 दे देंगे। कोई ब्याज दर रही होगी, 3 साल में हम आपका पैसा 815 कर देंगे। हमने कहा 1 साल और रख सकता हूँ, चलो। उसने कहा सर 4 सालों में 854 बना दूंगा। तो मैंने सोचा कि मेरा पैसा क्या था। अगर साधारण ब्याज का निवेश है तो याद रखिएगा, साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान बढ़ता है, प्रतिवर्ष समान बढ़ता है, अर्थात पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल हमेशा ब्याज समान आता है। मतलब मेरे पास एक पैसा है और उस पैसे को जब मैंने 3 साल के लिए निवेशित किया तो यह 815 बन गया। मैंने खुशी खुशी 4 साल निवेशित कर दिया तो यह पैसा मेरा 854 बन गया। 800 कितना बन गया भाई, 54 बन गया। अर्थात 1 साल में परिवर्तन कितने का हो रहा है, वृद्धि कितने की हो रही है, आप देख के बताओ। 14 से 5 9, 4 से 1 3, 39 रुपए की। 1 साल में 39 रुपए बढ़कर सामने आ रहा है। यस, हाँ, 1 साल में 39 रुपए बढ़कर आ रहा है। हमारा पहला चेंज देखो, जब हमारे पास यही निवेश था, यही धन था, इसको मैंने 3 साल तक बढ़ाया था तो 815, तो हम 1 साल में अगर 39 रुपए पा रहे हैं तो 3 वर्ष में बताओ कितना पाएंगे, कितना इंक्रीज करेंगे। 3 9 27, 3 3 9 2 11, 117। मतलब हमारे मूलधन में 117 जोड़ करके 815 बना था। आप सीधा सीधा इसमें 117 घटा दो, आपको मूलधन पता चल जाएगा। 815 से 117 घटाएं, 15 से 7 8, 10 से 1 9, 7 से 1 698 था आपके पास। मेरी कुल प्रॉपर्टी 698 रुपए की थी, जिसको मैंने जब 3 साल के लिए रखा था तो वह बन गया था कितना, 815, और जब 4 साल के लिए रखा था तो 854 बन गया था। 22वें प्रश्न का उत्तर 698 करेक्ट हल है। 23B, अरे वाह। अब ये सब प्रश्न भी ध्यान दीजिए आप लोग, करिए। निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। क्या वर्षों में 2 कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में दी गई है। 97 से लेकर 2002 की पूरी जानकारी है। 2 अलग अलग कंपनियां, एक को लाल कलर से दिखाया गया, एक को ग्रीन कलर से।
लाल को कंपनी वाई और ग्रीन को कंपनी एक्स से। यहां पर टर्म नंबर लिखे गए, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-3 रहेगा एक फिगर पर, आपको देख करके उत्तर बताना है। पहला प्रश्न, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 97 में कंपनी एक्स का जो उत्पादन होता है, निर्मित वाहन जो उत्पादित करता है 119 है और कंपनी वाई 139 है। आइए फटाफट हम लोग देखते हैं और प्रश्न हल कर डालते हैं। 2000 और 2001 में कंपनी वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के बीच अंतर बताओ। 2000 और 2001 में, तो भैया 2000 और 2001 में कंपनी वाहन, तो 2000 यहां पर है, 2001 यहां पर है। कंपनी वाई लाल कलर से दिखाई गई है। यहां पर 128 है इसके द्वारा निर्मित वाहन, यहां पर 107 है। दोनों का अंतर 21 का है और हजारों में है तो हजार लगा दीजिए। 21,000 देखो, ये फटाफट उत्तर हो जाएगा। 21,000 इस प्रश्न का करेक्ट हल हो जाएगा। समझिए, मैंने कहा कि 2000 से 2001 में कंपनी वाई द्वारा निर्मित वाहनों के बीच का अंतर बताइए। तो हमने कहा कि 2000 में 128 है और 2001 में 107 है। दोनों का अंतर 21 है और 21 के आगे हजार लगा दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपका 21,000 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों में सर्वाधिक था, सबसे ज्यादा था। एक्स और वाई में जो डिफरेंस है दैट इज लार्जेस्ट इन द ईयर, किस ईयर में सबसे मैक्सिमम था? प्लीज फटाफट बता दो हमें उत्तर क्या था। इन दोनों का अंतर देखिए 20 का है ना, इन दोनों का अंतर 21 का है, इन दोनों का अंतर 41 का है, इन दोनों का अंतर देखिए 28 और 22, 28 22 48 का है। 28 22 सही है ना, 48 का है। यहां पर 13 का है और यहां पर 11 का है। तो सबसे ज्यादा अंतर यहां पर है और ये आपको ऐसे भी दिख रहा था। तो 2000 इस प्रश्न का हल होगा। 2000 में कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन में अंतर सर्वाधिक था। ये ऐसे भी फिगर में जो गैप होता है ना, इससे भी देखकर हम बिना कैलकुलेट किए भी बता सकते हैं। सबसे ज्यादा डिफरेंस दिख रहा था 2000 में। 2000 इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है। यस, लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, कर लीजिए। 2000 में कंपनी वाई का उत्पादन उसी वर्ष कंपनी एक्स के उत्पादन का लगभग कितना परसेंट है? 2000 में वाई का उत्पादन, वाई मतलब 128, उसी वर्ष कंपनी एक्स के उत्पादन का लगभग कितना परसेंट है? तो यह 128 से 78 है। 2 छंग 12, 2 चौके 8, 64 कर दीजिए। 2 39 दूना 78 होता है। तो इसने कहा 64 जो है 39 का कितना परसेंट है, लगभग में बताना है। अब इसको मैं लगभग क्या बना दे रहा हूं, 40। भाई देखो मेरे बस का नहीं कि हम इतना ज्यादा कैलकुलेट करें। 40, तो अब 40 से अगर सोचिएगा तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, मैं लगभग लाया हूं, लगभग बोला भी था उसने। 32 पंचे 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 160 के आसपास है। तो 160 के आसपास 164 तो है, कैलकुलेट पूरा करने की जरूरत नहीं है, 164 करेक्ट हल हो जाएगा। यही प्रतिशत होगा। 2000 में कंपनी जो हमारी एक्स वाई के उत्पादन की तुलना में एक्स का जो प्रतिशत है वो कितना है, 164 है। दैट इज द राइट सोल्यूशन। और ऑप्शन नंबर आपका हो गया कौन सा बताएं? ऑप्शन नंबर हो गया है बी, 164। ये मेरी तरफ से 25 प्रश्न हुए हैं।